दांव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं ऑडी A6, मनी मैनेजर एट ICICIbank.com और अमूल। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors. CNBC आवाज पर लगातार चल रहा है किसान दिवस। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया जाए, एक बिजनेस की तरह खेती को भी प्रोफेशनल ढंग से चलाया जाए। अक्सर ये होता है कि जब हम और आप खेती की बात करते हैं तो दिमाग में खेतों में हल चलाता किसान आता है। वैसे इतने सालों में ये तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े बदलाव भी हुए हैं। ट्रेडिशनल खेती के अलावा एग्रीकल्चर से जुड़े और कौन कौन से मौके मौजूद हैं, ये सनराइज सेक्टर के तौर पर कैसे उभर सकता है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एक्सपर्ट्स। पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी टी नंद कुमार, FCI के पूर्व CMD आलोक सिन्हा और जैन इरिगेशन के MD अनिल जैन, साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अविनाश पाटनकर। अपने इन मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपको खेती की तरफ फिर से आकर्षित करेगी। देश के ज्यादातर किसान जब खेती से दूर होकर शहरों का रुख कर रहे हैं, तब IIT और IIM में पढ़े हुए एक आदमी ने खेती को अपना फुल टाइम करियर बनाया है। देखते हैं CEO से किसान बनने वाले पंकज खंडेलवाल की कहानी। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरी मदर का है। आज भी वो मुझे बोलती हैं कि अगर किसान ही बनना था तो IIT और IIM में जाने की क्या ज़रूरत थी, और इतना पढ़ लिख के तुम फल सब्जी बेच रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट फीलिंग। पंकज खंडेलवाल देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किसानों में से एक हैं। पहली नजर में वो किसी IT कंपनी के CEO दिखते हैं, लेकिन असल में उनका पेशा खेती करना है। INI फार्म्स की शुरुआत करने से पहले पंकज मैकेंजी जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की उनकी इच्छा ने उन्हें एक बड़े आलीशान दफ्तर से निकालकर सीधे जमीन से जोड़ दिया। 2009 में INI फार्म्स की शुरुआत करने में उनकी पत्नी पूर्णिमा ने भी उनका साथ दिया, और IIT कानपुर और IIM कोलकाता में उनकी पढ़ाई भी खेती करने में उनके काम आई। मैकेंजी की नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें एक एग्रीकल्चर कंपनी में काम करने का मौका मिला, जहां से INI फार्म्स की नींव पड़ी। पंकज के दोस्तों ने इस काम में उनका साथ दिया। कई जाने माने इन्वेस्टर्स और वेंचर फंड आकांक्षा की मदद से INI फार्म्स की शुरुआत करने के बाद पंकज ने पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर और फिर इंदौर में खेत खरीदे। 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 44 एकड़ की जमीन पर शुरुआत हुई अनार की खेती की। इसका जो हीमोग्लोबिन के ऊपर इम्पैक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी हैं, उसकी वजह से अनार हैज़ गॉन, इट्स बिकम अ सुपर फ्रूट। तो उसकी इट्स कंसिडर्ड कि अगले 5-7 साल में ये टॉप 10 ट्रेडेड कमोडिटीज़ में से वर्ल्ड में हो जाएगा। हर चीज एक प्राइस टैग के साथ आती है। अनार की खेती करने के बाद पंकज को फल पाने के लिए 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। प्लांटिंग करने से लेके और पहली क्रॉप जो है वो मेन कमर्शियल क्रॉप है, वो 3 साल बाद आती है। तो एज अ बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट विद अ बिजनेस एज अ एंटरप्रेन्योर एंड से कि मेरा 3 साल तक रेवेन्यू नहीं होगा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू गेट इनटू। पंकज की मेहनत की फसल तो अभी आनी बाकी है, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी बिजनेस की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए आसपास अनार की तैयार फसलों को खरीदा और उन्हें विदेशी बाजारों में बेचा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का फायदा पंकज को यहाँ मिला। अपने अनुभव और सही कॉन्टैक्ट्स के दम पर पंकज ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजार में सफलता पाई, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। यूरोप के रेसिड्यू नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, विच इज़ बेसिकली कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल सेंस में इंडिया में जो यूज़ होते हैं वो अनसेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ हैं, अनसेफ फॉर एनवायरनमेंट हैं। और जो यूरोप के नॉर्म्स हैं वो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन हेल्थ लेकिन एनवायरनमेंट के दे हैव टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स आल्सो।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ तो फिर भी आसान थी, लेकिन घरेलू बाजार में पैर जमाने के लिए पंकज अभी भी जूझ रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से सप्लाई चेन की कमी भारत के कृषि क्षेत्र को पछाड़ देती है। मेरा ट्रांजैक्शन का रिक्वायरमेंट होता है 15 टनर्स। आज की इंडिया में जो ट्रांजैक्शंस की ऑर्डर हैं वो हाफ अ टन, 200 किलो, इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन उतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। बट अदरवाइज द मार्केट, आई थिंक द फ्यूचर इज इन इंडिया। पंकज का किसान बनने का सपना तो उनके दोस्तों और उनके बिजनेस स्किल्स की वजह से फिर भी काफी आसान रहा, लेकिन हमारे देश में अब भी काफी ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी पैसा तो कभी पॉलिसी उनके सपनों के आड़े आ जाती है। कविता थपलियाल, मुंबई। तो खेती छोड़कर सीईओ या आईएएस बनने का सपना तो हजारों, लाखों, शायद करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन सीईओ का काम छोड़ करके किसान बनते हुए देखना वाकई एक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन क्या ये केवल एक इकलौती कहानी है या वाकई में इतनी पोटेंशियल मौजूद है हर एक आदमी के लिए जो इस तरह का सपना देख रहा हो? क्या ऐसे मौके वाकई मौजूद हैं भारत के कृषि क्षेत्र में? इस सवाल का जवाब जरूर लेना चाहिए अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद कुमार साहब, आलोक सिन्हा, अविनाश पाटनकर, इन सभी से जानते हैं कि क्या वाकई ऐसे मौके हैं। मिस्टर नंद कुमार, आपकी राय, ये जो आपने अभी अभी एक कहानी सुनी, क्या ये एक वन ऑफ केस है या वाकई जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह का एक वेंचर, एक मॉडर्नाइज्ड किसान बनने का सपना पूरा हो सकता है? नहीं, ये वन ऑफ वेंचर नहीं है। ऐसे बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे नौजवान इस तरह के खेती में जा रहे हैं। और इसका मेन इश्यू ये है कि जब भारत आगे बढ़ता है, अपनी आर्थिक क्षमता में आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये सब मिलजुल करके एग्रीकल्चर धीरे धीरे एक नॉलेज इंडस्ट्री बनते जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नए मैनेजमेंट टेक्निक ला सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे अवसर इस क्षेत्र में मिल सकता है। दूसरी चैलेंज ये हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो नॉर्मल तरीके के जो एग्रीकल्चर है वो भी बदलाव ला रहे हैं, और ड्रिप इरिगेशन हुआ या ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर हुआ, ये भी प्रचलित हो रहे हैं। तो ये दोनों दिशा में मेरे विचार से नए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। और आलोक सिन्हा साहब, चूंकि लगातार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें चल रही हैं, किस तरह के मौके हैं उन कारोबारियों के लिए जो कि खेती में या फिर खेती से जुड़े हुए कारोबार शुरू करना चाहते हैं? कुछ एग्जांपल्स जैसे नंद कुमार साहब ने दिए, इसके अलावा और कौन से मौके आप देखते हैं? देखिए, अगर ऐसे एक आध इंडिविजुअल मौके से तो इंडिया का जो कृषि आउटपुट में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी नहीं। अनफॉर्चुनेटली 1960s में जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वही हमारा अब तक का ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन रह गया है। हमें एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बड़ी आवश्यकता है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ही 2006 में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का गठन किया था। ये इसलिए गठन किया था कि 2/3 हिंदुस्तान का जो कृषि है वो आसमान के भरोसे आधारित है, यानी कि उनको कनाल और ट्यूबवेल का पानी नहीं मिलता, केवल 1/3 को मिलता है। वो 1/3 के मेहरबानी से ही ग्रीन रेवोल्यूशन चल गया। लेकिन हमें अपना अगर एग्रीकल्चर आउटपुट डबल करना है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप सरकार के इंटरवेंशन से नहीं हुआ है। सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, बड़ा चिंतन करके ये करना पड़ेगा। तो 2006 में जो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी कृषि मंत्रालय ने बनाया था और जिसको बाद में उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, दैट हैज टू बी रिवाइव्ड। उसके बिना सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा सेकेंड ब्रीफ पॉइंट ये है कि अगर आप मैप में देखें, जो 2/3 हिंदुस्तान का एरिया जहां कनाल और ट्यूबवेल नहीं है, यही वो एरिया है जहां ट्राइबल्स रहते हैं, यही वो एरिया है जहां नक्सलाइट फिनोमिनन है, यही वो एरिया है जहां नक्सलाइट फिनोमिनन के कारण होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी का थ्रेट बताया है। अगर नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी रेनफेड एरियाज को गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, सब्सिडी से वैसा ही हेल्प दे
जैसे बड़े फार्मर्स को पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में दिया था, देयर इज नो डाउट कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट दोगुना हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक तरीका होगा। जो नई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है वो शायद बिल्कुल हूबहू पहली ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी ना हो, लेकिन काफ़ी कुछ छोटे कदम उठा करके भी आप उस तरफ बढ़ ज़रूर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि सरकार बड़े पैमाने पे क्या कर सकती है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहें, जैसे कि ये कहानी हमने आपको सुनाई पाटनकर साहब, चूंकि फार्म इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैक्टर और कुछ दूसरे जो इम्प्लांट्स आपकी कंपनी की तरफ से आते हैं, तो दरअसल आप किसान की मदद करते हैं मॉडर्नाइज बनने में। तो एक ट्रेडिशनल फार्मर को मॉडर्न फार्मर बनने के लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल जो है ये इसको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट कर रहा है, या इतना काफ़ी है मॉडर्नाइज होने के लिए? आज का जो ट्रेडिशनल फार्मर है वो पहले जैसा नहीं है जो बैल के साथ या वो प्लाव के साथ खेती करता है। आज का ट्रेडिशनल फार्मर ट्रैक्टर यूज़ तो करता है, पर बेसिकली वो लैंड टिलेज के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम प्राइमरी मैकेनाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजर यूज़ तो करता है, पर वो फर्टिलाइजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से यूज़ करता है, या सीड्स खुद के यूज़ करता है, ब्रांडेड नहीं यूज़ करता है। और पानी के लिए इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी बारिश के ऊपर होती है। दिस इज़ व्हाट आई वुड कॉल एज अ ट्रेडिशनल फार्मर। जो मॉडर्न फार्मर है उसके लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विच इज़ कॉल्ड एज द महिंद्रा समृद्धि प्रोग्राम। समृद्धि का उद्देश्य ये है, दो चीज़ें का उसका उद्देश्य है। वन इज़ हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, यील्ड, क्रॉप्स की यील्ड कैसी बढ़ाई जाए, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम किया जाए। इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक तो हम किसानों को सिखाते हैं कि ट्रैक्टर्स का सही तरह से इस्तेमाल कैसा किया जाए टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जो नए क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस आए हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, एंड थर्डली बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी कम कैसे की जाए, जैसे लो कॉस्ट माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। हमें काफ़ी सफलता मिली है समृद्धि प्रोग्राम में। मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप यील्ड है, वो 10 से 20% बढ़े हैं, और कुछ क्रॉप्स में कम से कम 25 और 30% बढ़े हुए हैं। और उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो 10 से लेकर 15% की कम आई हुई है। बिल्कुल, तो जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए, वही सही तरीका है। सिन्हा साहब जैसे कि कह रहे थे, देश का बड़ा हिस्सा है जहां पानी है ही नहीं, बारिश पे पूरी तरह निर्भर हैं, और ये कमी पूरे देश में कई हिस्सों में महसूस की जाती है। लेकिन देश में एक कंपनी है, जैन इरिगेशन, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को ये सिखाया है कि कम से कम पानी के इस्तेमाल से अच्छी फसल कैसे उगाई जाए। हमारे साथ अनिल जैन साहब जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। State Bank of India, the flagship of Indian banking. Banker to the nation. Banker to every Indian. SBI has walked miles